हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की, जिसे राज्य के इतिहास का सबसे जटिल चुनाव माना जा रहा है। जहां एक तरफ सियासी दल अपने अपने वादों और नारों के साथ मैदान में उतर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जातीय ध्रुवीकरण, गठबंधन की राजनीति और वेलफेयर स्कीम्स ने चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों के वादे और दावे जनता के सामने आने लगे। राज्य में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस दौरान यहां की फिजाओं में एक नारा गूंजने लगा, बटेंगे तो कटेंगे। अक्सर इस नारे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़कर देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारे को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ये नारा उछलते ही बीजेपी के प्रचार अभियान का हिस्सा बन गया, लेकिन इस नारे को लेकर अब थोड़ी खींचातान दिख रही है। बीते 5 वर्षों में राज्य की सियासत में कई भूचाल आए हैं। इनके कारण कई नए दलों का गठन हुआ है और पुरानी वफादारियां तार तार हुई हैं। दलों और मंझे हुए सियासतदानों के भीड़ में आगे कौन निकलेगा, इसके कयास लगाना जोखिम भरा काम लग रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति गठबंधन का हिस्सा है। एकनाथ शिंदे और शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी इस गठबंधन में बीजेपी के सहयोगी हैं। हालांकि अजीत पवार को ये नारा रास नहीं आया और उन्होंने ही सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस तरह के नारे महाराष्ट्र में कारगर नहीं होंगे। सिर्फ सहयोगियों से ही नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से भी इसका विरोध हो रहा है। इस नारे की आलोचना बढ़ती देख बीजेपी ने शब्दों को थोड़ा बदल दिया और ये बदलाव भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने एक नया नारा उछाला, एक है तो सेफ है। नारा बदलते ही बीजेपी ने अगले दिन महाराष्ट्र के सभी प्रमुख अखबारों में एक है तो सेफ है का विज्ञापन दे दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने इस नारे के शब्दों को कितनी फुर्ती से बदला, बल्कि सवाल ये है कि इस चुनाव में बीजेपी का कितना कुछ दांव पर लगा है। ये इससे ही जाहिर होता है कि इससे नेता भी पार्टी लाइन के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में जमीन पर पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, लिहाजा पार्टी नेता अपना एक भी वोट गंवाना नहीं चाहते। इस बात का उदाहरण है क्योंकि इसे साल 1960 में अस्तित्व में आया महाराष्ट्र राज्य का सबसे जटिल चुनाव कहा जा रहा है। फिलहाल देश की राजनीति में हर जगह जिस तरह से विभाजनकारी लाइनें खींच दी है, उससे पार्टियों के बीच वोटों का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। हाल के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 0.6% था। लेकिन पिछले 4 महीनों के दौरान महाराष्ट्र में ज़मीनी हालात नहीं बदले हैं। इसलिए इस चुनाव में भविष्यवाणी करना या पहले से कुछ अनुमान लगा लेना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति के लिए राज्य में पिछले 5 साल से चल रही कुर्सी की लड़ाई जिम्मेदार है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के लिए इस राज्य में जिस तरह का खेल चला, वैसा किसी राज्य में नहीं दिखा। 2 सरकारों का पतन, 2 दलों में विभाजन और नए दलों का उदय। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 सालों के दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अब हम जानेंगे कि कैसे यह घटनाएं राज्य की राजनीतिक दिशा और आगामी चुनाव पर असर डाल रही हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हुई, उसने इस राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे ऐसे गठबंधन उभरे जिनकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे न सिर्फ राज्य में राजनीतिक उठापटक का दौर तेज हुआ, बल्कि इसने एक समय में यहाँ संवैधानिक संकट भी पैदा कर दिया था। महाराष्ट्र की इस पाला बदलने की राजनीति ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी को जनादेश मिला था, लेकिन उद्धव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को पहला झटका तब दिया जब देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार ने 23 नवंबर की सुबह शपथ ले ली, लेकिन उनकी सरकार 80 घंटे से अधिक नहीं चल पाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ 4 दशक तक लड़ती रही थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से ही बने। उद्धव ठाकरे कोविड के दौरान मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन एक राजनीतिक भूचाल में उनकी 2.5 साल पुरानी सरकार ध्वस्त हो गई। भूमिपुत्र के नारे और भावना पर बनी शिवसेना 2 फाड़ हो गई।
ठाकरे के विश्वास पात्र एकनाथ शिंदे ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी और पार्टी के 41 विधायकों के साथ अपना गुट बना दिया। शिंदे बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए। कुछ महीनों बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में भी विभाजन हो गया। इस बार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। वो बीजेपी के साथ हो लिए और फिर महायुति सरकार में शामिल हो गए। इसे लेकर महीनों तक अदालती ड्रामा चला। दोनों पार्टियों के विभाजन को दल बदल विरोधी कानून का हवाला देकर अदालत में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला करने के बजाय गेंद महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के पाले में डाल दी। उन्होंने बागियों के पक्ष में फैसला दिया। दल बदलने के लिए किसी भी विधायक को विधानसभा सदस्य रद्द नहीं की गई। यहाँ तक कि भारत के चुनाव आयोग ने भी बागियों का समर्थन किया। चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया। उसी तरह एनसीपी में विभाजन के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को मिल गया। स्पीकर और चुनाव आयोग दोनों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है। इस हालात ने महाराष्ट्र के चुनावी रण को जटिल बना दिया। अब 6 पार्टियां, उनके 2 मुख्य गठबंधन और कई छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। देश में विचारधारा की राजनीति अब उतार पर है और राजनीतिक विरोधाभासों का दौर शुरू हो चुका है। इस बदले हुए माहौल में शायद महाराष्ट्र का मतदाता भ्रम की स्थिति में है, लेकिन अब पार्टियों को तोड़ने की राजनीति के प्रति उसका गुस्सा भी दिखने लगा है। कुछ जानकारों का मानना है कि मतदाताओं की इस नाराजगी की वजह से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में नाकाम होना पड़ा। विपक्ष और जानकार लगातार कहते रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी कुर्सी बचाए रखने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जातियों के बढ़ते विभाजन और मनोज जरांगे के उभरते नेतृत्व की। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में विरोधाभासों की राजनीति के साथ ही नए गठबंधन भी उभरे हैं। इसके साथ साथ विभाजन की नई रेखाएं भी खींची हैं। यह विभाजन जाति के आधार पर उभरा है। इसने महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने पर असर डाला है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, साथ ही उनसे यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग में भी बदलाव किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में यह सबसे असरदार कारक साबित होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा नज़र राज्य के मराठा समुदाय पर रहेगी। इस समुदाय के लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है। राजनीतिक दबदबे में भी ये सबसे ऊपर है। राज्य में मराठों की आबादी 30 से 32 हो सकती है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व में सबसे मजबूत होने के बावजूद मराठा समुदाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। मराठा समुदाय को साल 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में आरक्षण दे भी दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और वहां ये खारिज हो गया। लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें अलग से कोटा देने के लिए मराठा समुदाय को विशेष तौर पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ों का दर्जा दिया। हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसने मराठों के बीच, खासकर मराठवाड़ा इलाके में, बड़ी उथल पुथल पैदा कर दी। यहाँ मराठों के आक्रोश और अशांति का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल। आरक्षण के समर्थन में जरांगे के आमरण अनशन की वजह से आंदोलन ने तूल पकड़ लिया। मराठा युवकों में जरांगे का समर्थन काफ़ी बढ़ गया, लेकिन इससे ओबीसी समुदाय नाराज़ हो गया। उसने मराठों के आरक्षण का विरोध शुरू कर दिया। जरांगे चाहते हैं कि मराठों को ओबीसी का दर्जा दिया जाए, जबकि ओबीसी इसके खिलाफ है। यह विरोध कई बार हिंसा में भी तब्दील हो चुका है। इसने दोनों समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। राज्य का सामाजिक ताना बाना भी इससे प्रभावित हुआ है। इसने राज्य में जाति के आधार पर बड़ा ध्रुवीकरण कर दिया है और लगता है कि इस चुनाव में इसका असर दिखेगा। आरक्षण के सवाल पर लड़ रहे मराठों और ओबीसी समुदाय के अलावा कई दूसरे समुदाय भी इस मामले को लेकर आक्रामक हो गए हैं। धनगर समुदाय अब चाहता है कि उसे आदिवासी दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए, लेकिन आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी विधायकों को लगा कि चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार धनगर समुदाय को आदिवासी का दर्जा देकर आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। लिहाजा पिछले दिनों 6 आदिवासी विधायकों ने उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे लगे सेल्फी नेट पर छलांग दी जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं। राज्य में मुस्लिमों की आबादी 11% और दलितों की आबादी 12% है। वो क्या सोच रहे हैं
उसका भी असर चुनाव नतीजों पर दिखेगा। दोनों समुदाय ने इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के पक्ष में वोट दिया था। अब चर्चा करते हैं महाराष्ट्र में वेलफेयर स्कीमों की सियासत पर, जहां लाडली बहना और मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं चुनावी रणनीतियों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जनता को लुभाने की इस होड़ ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और गेम चेंजर पहलू उभर चुका है। पिछले 3 महीनों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस नए पहलू को लेकर आमने सामने हैं। दोनों ओर की पार्टियां मतदाताओं को आकर्षक स्कीमों से लुभाने की कोशिश में लगी हैं। ज़्यादातर स्कीमें सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने से जुड़ी हैं, यानी सभी पार्टियां नई लाभार्थी योजनाएं लेकर आ रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने महिला लाभार्थियों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए। अब सरकार द्वारा ऐलान किया गया कि अगर वो सत्ता में लौटी तो 1500 रुपये की रकम बढ़ाकर 2100 रुपये कर देगी। इस स्कीम से महिलाओं के खिले चेहरे देखकर महाविकास अघाड़ी यानी विपक्षी दलों के गठबंधन ने कर्नाटक की महालक्ष्मी स्कीम की तर्ज पर महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये देने और राज्य परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा की स्कीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने 4000 रुपये देने का वादा किया है। महाराष्ट्र चुनाव में किसान भी निर्णायक वोट बैंक साबित होने जा रहे हैं। राज्य में प्याज एक प्रमुख नकदी फसल है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज के निर्यात पर पाबंदी से किसान नाराज हो गए थे और बीजेपी को राज्य के कुछ इलाकों में वोटों का नुकसान हुआ था। मानसून की बारिश संतोषजनक रही है, लेकिन किसानों में असंतोष दिख रहा है। किसानों में इस असंतोष का अंदाज़ा लगते ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो सत्ता में आई तो सोयाबीन की MSP प्रति क्विंटल 6000 कर देगी। इन सभी वजहों ने मिलकर महाराष्ट्र चुनाव को बेहद जटिल और कांटे की टक्कर वाला बना दिया है। शायद ये राज्य के राजनीतिक इतिहास का सबसे जटिल चुनाव है। ये एक ऐसा चुनाव बनता जा रहा है जिसकी भविष्यवाणी करना चुनाव विश्लेषकों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं उसमें कई नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर लगा है। चुनाव नतीजे जो भी हो, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों की राजनीति में नई धाराएं देखने को मिल सकती है। लिहाजा बीजेपी और उसके खिलाफ लड़ रही कांग्रेस और सहयोगी दल दोनों महाराष्ट्र की इस जंग को जीतना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।